नमस्कार दोस्तों, जीता इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ अपर पीसीएस मेंस का जो पहला प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर लैंग्वेज पेपर, उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। लैंग्वेज पेपर जो है आपका पहला ही पेपर होता है सबसे पहले, और वो 300 मार्क्स का 300 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका भाषा का पत्र होता है यहाँ पर, वो क्वालिफाइंग स्कोरिंग दोनों ही होता है। दोनों ही दृष्टि से ये एक अनिवार्य पेपर हो जाता है, और इसका वेटेज भी जो है वो बाकी सभी प्रश्न पत्रों से अधिक है। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब इस 300 मार्क्स के इस पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं, सिलेबस लगभग सभी को पता है, सबके पास सिलेबस होगा, सबने सिलेबस देख ही लिया होगा। तो जो सिलेबस है उस पर मैं कोई डिस्कशन करने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं आज आप लोगों के साथ जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है अपर पीसीएस का भाषा का, उस पेपर के साथ डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ को रिलेट हो रहा है, यहाँ पर आकर के हम पैटर्न के साथ आएंगे और जो पेपर है उसके साथ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर सामान्य रूप से आप सभी को पता ही है कि इसमें जो वो हैं आपके पार्ट हैं, एक तो आपका व्याकरण खंड है, व्याकरण खंड में आपका पूरा का पूरा जो हिंदी की व्याकरणिक संरचना है वहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। व्याकरण खंड से जो प्रश्न आते हैं आपके, वो 1 अंक, 2 अंक या 5 अंक तक हो सकते हैं। व्याकरण खंड के अतिरिक्त शब्दकोश के भी प्रश्न रहते हैं, आपने देखा होगा। इसमें विलोमार्थी, समानार्थी या समूहवाची शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, ये सब जो पूछे जाते हैं शब्द, वो आपके शब्दकोश से संबंधित हो गए। इसके अतिरिक्त यहाँ जो अवबोध क्षमता से संबंधित भी प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको पैसेज गद्यांश दिया गया होगा। उस दिए गए गद्यांश के आधार पर आपको सारांश लिखना होता है या उसका संक्षेपण करना होता है, फिर उसका शीर्षकीकरण करना होता है, और उसमें 1, 2 या 3 रेखांकित अंश होंगे। कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिन्हें अंडरलाइन किया गया होगा, तो उन रेखांकित अंशों की व्याख्या भी करनी होती है। तो इस 3 तरह के प्रश्न आपके गद्यांश से आएंगे, जिसको हम कहते हैं अवबोध क्षमता। आपने कितना समझा उस गद्यांश को। इसके साथ साथ यहाँ आपके लोकोक्ति, मुहावरे से संबंधित प्रश्न होते हैं। लोकोक्ति या मुहावरे दिए गए होते हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करना होता है। लोकोक्ति मुहावरे के अतिरिक्त यहाँ पर आपको स्लोगन लेखन से भी प्रश्न आता है। स्लोगन लेखन मतलब आपको विषय दिया गया होगा, उस विषय पर आपको आकर्षक स्लोगन लिखना होता है। ये ज़्यादातर जो इश्यूज होते हैं, जो अधुनातन समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को विषय के रूप में उठा करके कहा जाता है कि इस पर स्लोगन लिखिए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले हम लोग कोविड जैसे महामारी के दौर से गुजर रहे थे, तो आपने देखा बहुत तरह के स्लोगन्स बने हुए थे। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, या इस तरह के जैसे वीमेन एम्पावरमेंट है, वीमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा देने के लिए, लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए वहाँ भी स्लोगन्स वगैरह लिखे जाते हैं। टूरिज्म को डेवलप करने के लिए भी स्लोगन्स आपने यत्र तत्र देखा होगा, लिखा रहता है। एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए भी आपने देखा होगा, यत्र तत्र बहुत जगह पे आपको स्लोगन्स मिलते हैं। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना होता है स्लोगन लेखन में कि आप जो स्लोगन लिखते हैं
वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो आपकी मौलिकता होनी चाहिए, आपको मौलिक मतलब आपके अपने होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो आकर्षक हो, राइमिंग हो। राइमिंग इसलिए कि जितना राइमिंग होगा उतना ही उसका इम्पैक्ट जो होगा वो लोगों पर अधिक होगा। तो एक स्लोगन लेखन वाला भी पार्ट है यहाँ पर। इसके बाद आपका आलेखन है, ड्राफ्टिंग। आलेखन से अभिप्राय हमारा पत्र लेखन से है। यहाँ अलग अलग प्रकार के औपचारिक पत्र दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक आपसे पूछा जाएगा, तो एक पत्र भी लिखना होता है। इसके साथ साथ आपका जो इसका लास्ट सेगमेंट है वो है आपका निबंध। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें आपके भाषा के पत्र में आती हैं, जिसमें कुछ शेयर हिंदी का भी है, कुछ शेयर अंग्रेजी का भी है। अधिक शेयर जो है इसमें, अधिक प्रतिशत जो है वो है आपके हिंदी का। जहाँ तक निबंध लेखन की बात है तो निबंध लेखन में बच्चा स्वतंत्र होता है, वो आइदर हिंदी और इंग्लिश, जिसमें वो कंफर्ट जोन में होगा कैंडिडेट उसमें लिखेगा। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर लोग हिंदी में ही प्रेफर करते हैं निबंध लिखना, क्योंकि जो हमारी अपनी भाषा होती है, मौलिक चिंतन, मौलिक विचार हमारी अपनी भाषा में अधिक प्रभावशाली आते हैं, अधिक तेजी के साथ आते हैं। अदर लैंग्वेजेस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसमें भी प्रतिशतता की अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रतिशत जो है वो हिंदी वालों का रहता है। अंग्रेजी में लिखने वालों की संख्या थोड़ी सी कम होती है उनसे। वो उसमें कोई वो नहीं है, वो जो भी कैंडिडेट जहाँ जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में वो कंफर्ट जोन में, उसी लैंग्वेज में उसको लिखना चाहिए, जिसमें वो अपने इंडिविजुअल थॉट्स जो हैं, उसके मौलिक चिंतन जो हैं, वो मौलिक चिंतन जिनमें वो अपना डाल सके। तो ये एक ओवरऑल जो है ये सिलेबस का सिनेरियो है। अब हम लोग प्रश्न पत्र के साथ चलते हैं। प्रश्न पत्र के साथ इसको देखते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए थे, उससे हम सिलेबस को कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो पहला खंड है, पार्ट 1 भाग 1, भाग 1 में जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है इसका 20 मार्क्स का सेक्शन है, ये 20 अंकों का ये सेक्शन है, जिसमें आपके 15 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न जो हैं वो 1 अंक के हैं और 5 प्रश्न जो हैं वो 2-2 अंकों के हैं। जो 1 अंक का प्रश्न है उसके लिए अब जो भी प्रश्न है उसके सामने उसका अंक भी दिया हुआ है, उसका वर्ड लिमिट का इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है कि उसको कितनी शब्द सीमा के अंतर्गत आपको लिखना है। जैसे पहला जो प्रश्न है, इसमें पहला ही प्रश्न जो है वो वाक्य से आया है। वाक्य परिवर्तन करना है। वाक्य परिवर्तन करना मतलब वाक्य किसी एक फॉर्म में, किसी एक रूप में दिया गया है, उसे दूसरे रूप में परिवर्तित करना है। जैसे पहला प्रश्न है, वह घर आया और उसने भोजन किया। तो वह घर आया और उसने भोजन किया, यह एक संयुक्त वाक्य है। जहां भी वाक्य योजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हो वो संयुक्त वाक्य होता है। अब इसके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि इसको साधारण वाक्य में बदलना है। तो साधारण वाक्य में बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हमें इस कनेक्टर को जो है वो हटाना है, और इसको हटाने के लिए इसकी क्रियाओं में आवश्यक हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो सीधे सीधे ये हो जाएगा कि उसने घर आकर भोजन किया। दूसरा जो प्रश्न है, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल हो जाता है, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, क्योंकि यह वाक्य जो है वो साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। तो मिश्र वाक्य में बदलने के लिए जिसने इस तरह का लगा देते हैं, एक उपवाक्य बनाना होता है, एक प्रधान वाक्य। तो यहाँ पर उपवाक्य बनाने के लिए हम जो लगा देंगे कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है अवश्य सफल होता है। तो जो लगा देने से जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो एक उपवाक्य हो गया, वो एक क्लॉज हो गया, और रेस्ट जो है वो प्रधान वाक्य हो गया, मुख्य वाक्य हो गया। तो इस तरह से ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। यहाँ दूसरा जो प्रश्न है आपका वह भी वाक्य से ही संबंधित है। संयुक्त वाक्य की परिभाषा पूछी गई है, फिर उसको चेंज करने के लिए कहा गया है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 प्रश्न जो हैं वो, शुरू के 4 प्रश्न जो हैं वो आपके
वाक्य से आए हैं। शुरू के 4 प्रश्न जो हैं, जो आपका टॉपिक है व्याकरण का, वाक्य विचार से हम देख रहे हैं। वाक्य विचार से प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो आपने देखा, हर तरह के प्रश्न किए गए हैं। खास स्वरूप की परिभाषा भी पूछी गई है, वाक्यांतरण भी पूछा गया है। साथ के साथ आपको ये पहचान भी करना है कि दिया गया वाक्य जो है वो किस तरह से है, कि कौन से श्रेणी में आता है। इसके बाद आगे जो देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, अर्धविराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पंक्चुएशन से है, विराम चिन्ह से है। हिंदी भाषा में जितने भी विराम चिन्ह होते हैं, चाहे वो पूर्ण विराम हो, अल्प विराम हो, अर्धविराम हो, योजक चिन्ह हो, उद्धरण विराम हो, प्रश्नवाचक हो, विस्मयवाचक हो, हर तरह के विराम से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। उनके कार्य पूछे जाते हैं कि वो कहाँ लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। तो यहाँ पर व्याकरण का ही ये पार्ट है आपका विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह है अगला। इसके बाद छठा क्वेश्चन जो है यह भी विराम से संबंधित है। यहाँ भी आपको पंक्चुएट करना है, एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको अपने विवेक के अनुसार वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य को शुद्ध करना है। अगला 7वां क्वेश्चन भी है, वाक्य को शुद्ध करना है। जैसे अपनी ताकत के बल पर डटे रहो, तो यहाँ पर ऐसे सामान्यतः इस तरह के वाक्यों में हम, चूंकि व्यावहारिक रूप से हम गलत बोलते हैं, इसीलिए वाक्यगत अशुद्धियां हमसे होती हैं। यहाँ पर साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि ताकत और बल दोनों एक ही शब्द है, तो दोनों का प्रयोग जो है वो अनावश्यक है, तो दोनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 8वां जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको वाक्य को शुद्ध करना है। तो वाक्य में हम देख रहे हैं कि पहले तो वाक्य के भेद, प्रकार और वाक्यांतरण से प्रश्न थे, उसके बाद वाक्य संबंधी अशुद्धियां और उनका परिहार करना। वाक्य से यहां तक के क्वेश्चन जो हैं वो आपके वाक्य से आ रहे हैं। अब इसमें क्या करना होता है, जो वाक्यगत अशुद्धियां होती हैं, इसमें पूरे हिंदी व्याकरण का रोल होता है। कहीं पर किसी वाक्य में संज्ञा संबंधी अशुद्धि होती है, किसी में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है, कहीं पे विशेषण संबंधी अशुद्धि होती है, कहीं पर क्रिया संबंधी अशुद्धि होती है, कहीं पे लिंग वचन काल संबंधी अशुद्धियां होती हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि जो वाक्यगत अशुद्धियां हैं उनको करने के लिए हमें ओवरऑल पूरे व्याकरण का ज्ञान जो है वो आवश्यक होता है। पूरे व्याकरण के आधार पर अशुद्धियों को सही किया जाता है। इसके बाद 9वां 10वां क्वेश्चन हम देख ही रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने की थी सिलेबस के दौरान। स्लोगन लिखने के लिए आया है, किसान आत्महत्या के विरुद्ध, या दूसरा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक स्लोगन है जिसका अर्थ स्पष्ट करना है कि इसका आशय क्या है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। 11वां प्रश्न जो है आपका शब्दकोश से है, हिंदी की शब्द संपदा से है, विलोम पर्याय से संबंधित प्रश्न है। 12वां प्रश्न जो है आप देख रहे हैं, इसमें समूहवाची संज्ञा का प्रयोग करना है, यह भी संज्ञा से संबंधित है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के कारक हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए समूहवाची संज्ञा के रूप में किस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी जानते ही हैं कि त्रिदेव कहा जाता है। पृथ्वी जल पावक गगन समीर से हमारा शरीर निर्मित है, तो आप इन 5 एलिमेंट्स के लिए जानते ही हैं कि इनको पंचतत्व कहा जाता है समूहवाची रूप में। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है आपका संज्ञा से रिलेटेड है। 13वां प्रश्न हम देख रहे हैं, आधि व्याधि का अर्थ भेद। ये इस तरह के जो शब्द होते हैं मित्रों, इनको कहा जाता है समान भाषी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। तो यहाँ दो एक ही तरह के प्रतीत होने वाले शब्द होते हैं, जिनके अर्थ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उनके अर्थांतर अक्सर पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये रहता ही रहता है यहाँ पर। तो ये भी आपका वोकैब शब्दकोश से रिलेटेड क्वेश्चन है। आदि जो है वो शारीरिक बीमारी होती है और व्याधि जो होती है वो मानसिक बीमारी है। दोनों बीमारी, एक शारीरिक बीमारी है और एक मानसिक बीमारी होती है। ऐसे ही 14वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, अकिंचन और घातक का अर्थ लिखते हुए प्रयोग कीजिए, वाक्य प्रयोग करना है। तो ये भी शब्दकोश का है। अकिंचन उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ न हो, और घातक जो खतरनाक हो, जो घात करने वाला हो, घात यानी हमला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा संक्षिप्ताक्षर के लिए पूर्ण वाक्यांश लिखिए।
यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि ये भी शब्दकोश का ही हिस्सा है, ये प्रश्न भी शब्दकोश से रिलेटेड है। वाक्यांश के लिए या पूरे वाक्य के लिए एक शब्द पूछा जाता है, यह भी निश्चित तौर पे एक प्रश्न रहता ही रहता है। ये खास करके पारिभाषिक शब्द होते हैं और पारिभाषिक शब्दों को याद करना होता है। ये सेलेक्टेड पारिभाषिक शब्द हैं जिन्हें याद करने के बाद यहाँ से कोई प्रश्न ऐसा नहीं होता कि वो बाहर चला जाए। तो यहाँ एक शब्द जैसे जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, मतलब जो जिसका स्थान है वहाँ से उसे अलग नहीं किया जा सके, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बना रहे, तो उसको कहा जाता है, आप सभी जानते ही हैं, अचल। ऐसे ही आगे के प्रश्नों पर हम नजर डालते हैं। अब आ गया हमारा पार्ट बी, दूसरा भाग 2। दूसरा भाग जो है आपका, दूसरे भाग के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 16वां प्रश्न है आपका, 16वां प्रश्न जो है आपका, देशज शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए 5 देशज शब्दों का उल्लेख करें। ये भी आपकी शब्द संपदा से ही, शब्दकोश से ही प्रश्न है। जो शब्द के भेद होते हैं स्रोत के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वहां से ये प्रश्न उठाया गया है, ये किया गया है कि देशज शब्द क्या होते हैं और 5 देशज शब्दों को भी लिखना है। अगला प्रश्न जो है वो शब्द रचना से है। योगरूढ़ शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए 5 योगरूढ़ शब्दों का उल्लेख करना है। मतलब रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद किए जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, तो इन तीनों के क्या नेचर होते हैं, जिसमें से एक पूछा गया है योगरूढ़। योगरूढ़ वे शब्द होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों के मिलने से तो बने होते हैं, लेकिन जो परिणामी शब्द होता है उसका अर्थ दोनों शब्दों से इतर होता है, दोनों शब्दों से अलग होता है। ऐसे ही शब्दों को अगर मोटे तौर पे हम कहें कि आप ये ध्यान में रखें कि जो समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होते हैं उनके सारे उदाहरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्द होते हैं। मतलब शब्द कुछ और है और उसका अर्थ कोई कुछ और निकलेगा। तो ये व्याकरण का पार्ट है, शब्द रचना से था। 18वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। ये वर्तनी परीक्षण है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर चिन्ह शब्द लिखा गया है। चिन्ह शब्द लिखने में ह के अंतर्गत न लगाया जाता है, चिन्ह ऐसे लिखना होता है। से गुरु है, इसमें र में बड़े ऊ की मात्रा दी गई है जो गलत है। गुरु में र में छोटे ऊ की मात्रा होती है। यहाँ पूज्य नीय नहीं होता, या तो ये खाली होगा पूज्य या फिर होगा पूजनीय। तो दोनों ही ऑप्शन सही, अगर पूज्य होता तो भी सही होता, पूजनीय होता तो भी सही होता। पूज्य और पूज्यनीय ये गलत है। परिभाषिक शब्द नहीं होता, ये पारिभाषिक होता है। और यहाँ स्व संबंधी भी अशुद्धि है। शुश्रूषा में स्र में बड़े ऊ की मात्रा लगती है। तो इस तरह से स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चन है। ये आपसे 5 शब्द पूछे गए हैं और हर शब्द का 1 अंक है। 5 शब्दों में आपके 5 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपका उपसर्ग प्रत्यय से है, यानी प्रत्यय पूछा गया है। क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जुड़े हों। तो क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है और उन शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है। क्रिया में प्रत्यय जोड़ के 5 शब्द लिखने हैं। बड़ा ही सरल प्रश्न है जो कि 5 अंकों का है। तो ये उपसर्ग प्रत्यय से भी एक प्रश्न आपने देख लिया। यहाँ 5 नंबर के क्वेश्चन जो है वो निश्चित तौर पे आ रहे हैं। अगला जो 20वां क्वेश्चन है वो समास से है। 2 समास के बीच में अंतर पूछा गया है। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास का अंतर पूछा गया है। दोनों की परिभाषाएं लिख देनी होती हैं, वही उसका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न जो है वो संधि से रिलेटेड है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो संधि विच्छेद करना है। ये 5 शब्द हैं, जैसे महर्षि, महा, धन, ऋषि, अभ्युदय, अभि, उदय। कई बार इसमें संधि का पहचान भी करना होता है। तो महाधन ऋषि और आ री मिल के अर जो बनता है वो गुण संधि की पहचान होती है। अभिधन उदय ई य में बदल जाता है, ये यण संधि की पहचान है। उच्छ्वास जो है वो उत्धन श्वास। तो उत्धन श्वास की अगर हम बात करें तो यहाँ व्यंजन परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि है। निश्चेत निधन चेत, निधन चेत, यहाँ विसर्ग लग रहा है इसलिए ये विसर्ग संधि है। सच्चरित्र जो है ये सतधन चरित्र, सतधन चरित्र है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर भी व्यंजन परिवर्तन हो रहा है, तो जो है वो च में बदल रहा है, तो ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। तो इस तरह से संधि से भी 5 संधि विच्छेद हैं जो 5 अंक के हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर पेपर में ऐसे ही आए कि संधि विच्छेद करना ही पूछे, संधि की परिभाषाएं भी पूछ सकता है। स्वर संधि के जो 5 भेद होते हैं उनमें अलग अलग भेदों में अंतर भी पूछा जा सकता है, या किसी खास एक भेद की परिभाषा पूछते हुए उसके 2-4 उदाहरण लिखने के लिए भी दिए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न इसमें जो है वो कई तरह से वेरी कर सकता है, लेकिन फिलहाल पिछली बार जो पूछा गया था वो यही संधि विच्छेद करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका जेंडर से लिंग से है। लिंग किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भेदों को, लिंग कितने प्रकार का होता है, तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी में लिंग व्यवस्था में 2 ही तरह के लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और इन दोनों का विवेचन करना है, मतलब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, ये लिखते हुए उसके साथ उसके कुछ उदाहरण दे देने हुए। इसके बाद अगला प्रश्न जो है वो सर्वनाम से है। सार्वनामिक विशेषण पूछा गया है। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, और अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के आपको 3 उदाहरण देने हैं। ये विशेषण से प्रश्न आ गया है आपका। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं और अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के 3 उदाहरण, मतलब 3 ऐसे शब्द लिखना है जो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण आप जानते ही हैं। सार्वनामिक विशेषण उन विशेषणों को कहा जाता है जो मूल रूप से सर्वनाम होते हैं, लेकिन विशेषण का कार्य करने के कारण इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके बाद जो है आपका अनुवाद करना है। हिंदी में एक वाक्य दिया गया है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है, फिर अंग्रेजी में एक वाक्य पैसेज छोटा सा दिया गया है उसका हिंदी में करना है। फिर एक जो क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग पैसेज करेक्टली, इसमें वही पंक्चुएशन से रिलेटेड एरर है। इसमें कहाँ कॉलन लगेगा, कहाँ सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, वेयर एवर जो भी रिक्वायर्ड है पंक्चुएशन मार्क वो लगाते हुए इसको दोबारा से लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन से है। इसके बाद थर्ड पार्ट, अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहाँ ये जो थर्ड पार्ट है आपका ये 55 मार्क्स का है। थर्ड पार्ट जो है आपका 55 अंकों का है, 55 मार्क्स का। इसमें पैसेज आया है, पहले अंग्रेजी का पैसेज है, इंग्लिश का पैसेज है। इंग्लिश के पैसेज को पढ़ते हुए यहाँ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किए गए हैं उनका आंसर करना होता है। तो पैसेज संबंधी प्रश्न जो भी होते हैं मित्रों करने के लिए पहला काम ये होता है कि पैसेज को 2 या 3 बार सावधानी पूर्वक पढ़ें, फिर प्रश्नों पर जाएं और तब प्रश्नों को हल करना शुरू करें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन को कैरी करके पैसेज में लेके आते हैं और पैसेज में उसका आंसर ढूंढते ढूंढते तब तक क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। तो इस तरह से ये आवागमन चलते रहता है और टाइम जो है वो खराब होता है। तो पहला काम पैसेज से संबंधित क्वेश्चन करने का यही होता है कि पहले केयरफुली 2 से 3 बार उसको पढ़ें, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन रिप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हिंदी की जो संवैधानिक स्थिति है राजभाषा के रूप में, या संविधान में हिंदी को राजभाषा के स्तर पर प्रतिष्ठित करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं, वो एक टॉपिक आता है आपका राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। वहां से ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 1955 से लेकर 1967 तक हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, मतलब हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सरकार की ओर से कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, उनकी विवेचना करनी है यहाँ पर आपको इस प्रश्न के अंतर्गत। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका वो मानकीकरण से है। मानकीकरण का मतलब होता है कि भाषा के मानकीकरण से अभिप्राय यही होता है कि किसी भाषा के मानक स्वरूप को प्रतिष्ठित करना, मतलब भाषा का वैसा स्वरूप जो सर्वमान्य हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जो यहाँ के लिए भी मान्य हो, दिल्ली के लिए भी मान्य हो, मतलब उसका एक व्यापक स्वरूप, एक स्टैंडर्ड रूप जो सर्वसम्मत हो, सर्वमान्य हो। तो ये अगला जो प्रश्न है ये मानकीकरण से है, और मानकीकरण में
स्वर के मानकीकरण से संबंधित प्रश्न किया गया है। स्वरों के मानकीकरण से अभिप्राय यही है कि पहले जो देवनागरी लिपि की स्वरमाला थी उसमें कौन कौन से स्वर थे, उनको लिखने के लिए क्या क्या तरीका, क्या क्या उपाय सुझाए गए, किन किन उपायों को मान लिया गया, किन किन उपायों को खारिज कर दिया गया, फाइनली अभी अधुनातन उसकी स्थिति क्या है। तो इन सब चीज़ों को विवेचित करते हुए मानकीकरण पर यह प्रश्न लिखना है। अगला जो प्रश्न है वो आप देख ही रहे हैं, लोकोक्ति मुहावरे से संबंधित है। हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा, मतलब बिना लागत के ही काम अच्छा हो जाना होता है। जस दुल्हा तस बनी बराता, जो जैसा होता है उसको वैसे ही संगी साथी मिल जाते हैं। छाती पर पत्थर रखना से मतलब यही होता है कि बहुत ही कठिनाई से किसी चीज़ के लिए संतोष करना या किसी चीज़ को मानना। कान में तेल डालना मतलब शांत पड़ जाना। खून खोलना आप जानते ही हैं, क्रोधित होना होता है। तो इस तरह से आपके मुहावरे लोकोक्ति जो हैं, यहाँ से भी 5 प्रश्न हैं और अर्थ लिखते हुए इनका वाक्य प्रयोग करना है। इच कैरी 2 मार्क्स से 10 अंक का ये प्रश्न है आपका। इसके बाद गद्यांश, हिंदी का गद्यांश है। गद्यांश पढ़ के इन प्रश्नों का उत्तर देना है। एक तो शीर्षक है, दूसरा संक्षेपण है, तीसरा रेखांकित अंश की व्याख्या है। शीर्षक करने में हमेशा ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शीर्षक यथासंभव छोटा हो, जितना संभव हो सके छोटा करें शीर्षक को, जितना छोटा होता है। शीर्षक के क्रम में यदि आप ढंग से इसको पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर से ही उसका शीर्षक कहीं ना कहीं से निकल आता है। दूसरा संक्षेपण करना। संक्षेपण जो होता है ये लगभग जो 1/3 ऑफ द गिवन होता है, जो गद्यांश है उसकी जो वर्ड लिमिट है उसके 1/3 भाग में उसका संक्षेपण करना होता है। संक्षेपण करने के क्रम में हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोई बात छूटे नहीं, मतलब मुख्य जो बात है वो छूटे नहीं हर बात, और वो क्रम से आए अपने, उसका क्रम नहीं बिगड़े। तो इसके लिए क्या होता है, इसमें हम लोग कई बार अनावश्यक जो विशेषण प्रयुक्त हुए होते हैं उनको हटाते हैं, उससे भी छोटा होता है। वाक्यांतरण करने पर भी वाक्य छोटा हो जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक सामासिक शब्द का प्रयोग करने पर भी वो छोटा हो जाता है। परंतु ध्यान रहे यहाँ लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग नहीं किया जाता है। रेखांकित अंश की जो व्याख्या है, अब यहाँ तीनों क्वेश्चन है, देखिए 5 5 5, तीनों का वेटेज बराबर है। और जो रेखांकित अंश है तो इसकी व्याख्या करनी है तो ये कम से कम 6-7 लाइन में इसकी व्याख्या होगी, एक लाइन की। तो ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न भी, चौथा जो भाग है, भाग 4 में भी ये प्रश्न जो पहला है वो पहला प्रश्न जो है वो गद्यांश है। यहाँ गद्यांश का सारांश लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है भावार्थ लिखिए, यानी उसका आशय लिखिए, यानी उसका सार लिखिए, तो सार लिखें। और तीसरा क्वेश्चन रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि अगला, इससे पहला प्रश्न संक्षेपण का था और ये भावार्थ लेखन है, दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस होता है। वर्ड लिमिट की यदि हम बात करें तो 1/3 में वो भी होता है, 1/3 में ये भी होता है, लेकिन ये लेस देन 1/3 भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, भाव लिखने में या आशय लिखने में या सार लिखने में क्या करते हैं कि हम गद्यांश को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसको समराइज करके लिख देते हैं, ओन वर्ड्स में, अपने शब्दों में लिखना होता है। तो ये डिफरेंस होता है, इसलिए ये दोनों प्रश्न किए जाते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है आपका वो आलेखन से है, पत्रलेखन से है, ड्राफ्टिंग से है। इसमें अधिसूचना, नोटिफिकेशन पूछा गया है, सिचुएशन दी गई है। एक तो यह है कि अधिसूचना किसे कहते हैं, तो पहला काम यह है कि आप पहले अधिसूचना या नोटिफिकेशन जो है उसकी परिभाषा लिखेंगे विधिवत। फिर अधिसूचना का एक प्रारूप बनाएं, आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है और उसके साथ साथ जिसमें अवकाश के बाद किसी अधिकारी के पदभार ग्रहण करने का उल्लेख हो। अब ये चूंकि अधिसूचना से पदभार ग्रहण करने का उल्लेख किया जा रहा है तो इसका मतलब ये तय है कि ये राजपत्रित अधिकारी के संदर्भ में लिखा जाएगा, क्योंकि अधिसूचना का प्रयोग जो होता है वो गजटेड ऑफिसर के संदर्भ में किया जाता है, राजपत्रित अधिकारियों के संदर्भ में किया जाता है। तो इस सिचुएशन को आधार बनाते हुए आपको एक नोटिफिकेशन को ड्राफ्ट करना है। शब्द सीमा 250 शब्द है, आप देख ही रहे हैं।
जाहिर सी बात है कि परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा के साथ साथ उसके जो महत्व प्रयोग है और कुछ जो उसकी खास विशेषताएं हैं उनको भी ऐड करेंगे, फिर इस प्रॉब्लम पे लिखेंगे, तब जाके ये लगभग आपका जो वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स का वो कवर अप होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का कंप्यूटरीकरण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अपने विचार प्रस्तुत करने से मतलब ये हो गया कि यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है। एक तो इस प्रश्न को शुरू करने से पहले हमें क्या उठाना चाहिए कि जब हिंदी भाषा के तकनीकी विकास का आरंभ जब से शुरू होता है तो कहाँ से शुरू होता है। कंप्यूटरीकरण से मतलब हिंदी का वह स्वरूप जब हिंदी का प्रयोग कंप्यूटर के द्वारा किया जाने लगा, कंप्यूटर में हिंदी भाषा का प्रयोग होने लगा, वहां से कंप्यूटरीकरण आता है। तो थोड़ा सा हम लोग इससे पूर्व की अवस्था को भी देखते हैं कि पहले क्या था, टाइपराइटर के ज़माने में शुरुआत टाइपराइटर्स वगैरह से होती है, उसके बाद कब इसके लिए फ़ॉन्ट्स वगैरह बने, कब ये कंप्यूटर में आया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर बने इसके लिए, कब क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए और क्या क्या, चूंकि अपने विचार व्यक्त करें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करना होगा कि और क्या क्या चीज़ें हिंदी के तकनीकी विकास के लिए संभव हैं, कुछ मौलिक चिंतन जो आपके अपने होंगे उसको भी यहाँ पर आपको इस प्रश्न के उत्तर में जोड़ना होगा। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न आपके। इसके बाद आपका निबंध वाला पार्ट आ जाता है। एस्से निबंध में आपके 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन जो है वो स्टेट से रिलेटेड इश्यूज और दूसरा जो होता है सेक्शन वो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड होता है। जो स्टेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो 55 अंकों का होता है और जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे होते हैं वो 75 का होता है। तो दोनों ही लिखने होते हैं, वर्ड लिमिट दोनों की अलग होती है। स्टेट रिलेटेड इश्यूज पे जो आता है वो 500 वर्ड्स में लिखना होता है, 500 शब्दों में, और जो नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं उनको 700 में लिखना होता है, उसके लिए 700 शब्द सीमा है। तो इन दोनों इश्यूज पे जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा किया कि इन दोनों इश्यूज यहाँ से एक उठाना है, यहाँ से एक उठाना है, और जो जिस लैंग्वेज में कंफर्ट जोन में होगा उस लैंग्वेज में उसको लिखेगा। तो ये है आपका ओवरऑल सिलेबस जिसे हमने क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करके देखा कि प्रीवियस ईयर के अपर मेंस के भाषा के क्वेश्चन कैसे थे। आने वाला भी यहाँ पर एक खास स्ट्रेटजी आपको अपनानी होगी। आपको एज पर सिलेबस जो भी चीज़ें सिलेबस में दी हुई हैं लगभग उसी तरीके से यहाँ ये लोग प्रश्न बनाते हैं, उसी तरीके से प्रश्न होता है। तो सिलेबस को हमें विधिवत लेके चलना है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जेतायस जो है उसने अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अनाउंस कर दिया है। वो 8 से ऑनगोइंग है, 8 तारीख से शुरू हो रही हैं। आप लोग चूँकि यहाँ पे ये मौका जो है वो बड़े लंबे अंतराल के बाद मिलता है, तो मेरा मानना है, मेरी राय है कि इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प होकर के जुड़ जाएं, लग जाएं। और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।